दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपके अपने इस चैनल में। साथियों, आज हम आपको एक बेहद ज़रूरी टॉपिक पर चर्चा करेंगे और आपको जानकारी देंगे और साथ ही साथ आपको उसका इलाज भी बताएंगे, डायग्नोसिस कैसे करना है और इसके साथ साथ कौन सी बीमारियां इसमें शामिल रहती है, इसमें कौन सी भ्रांतियाँ आती है जिससे आपको इलाज करने में दिक्कत होती है, उसके बारे में भी आपको सटीक जानकारी दी जाएगी। तो उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है स्टोमेटाइटिस, यानी स्टोमेटाइटिस पशुओं के मुंह की बीमारी है। यह टॉपिक हमने इसलिए चुना और इसके बारे में जानकारी देना हमने इसलिए ज़रूरी समझा है क्योंकि यह बीमारी 4 बीमारियों में होती है। यानी यूँ बोले तो यह बीमारी एफएमडी हुई, जैसे पॉइजनिंग का केस हुआ, लक्कड़ जीभ हुई, रेबीज हुई, इन सब बीमारियों में इसके जैसे लक्षण आते हैं। यानी सब बीमारियों में इसके जैसे लक्षण आते हैं। तो आप किस बीमारी का इलाज करेंगे, यानी इस बीमारी को उन सब बीमारी से कैसे अलग करेंगे, तो ताकि आप इस बीमारी का इलाज कर सके। यानी जैसे एफएमडी हुई तो आप एफएमडी में का इलाज करेंगे या स्टोमेटाइटिस का करेंगे, या फिर आप रेबीज का करेंगे या ब्लू टंग का करेंगे, यानी किस किस बीमारी का इलाज करेंगे। इसीलिए हमने स्टोमेटाइटिस चुना है ताकि आप उन बीमारी से इसको अलग कर सकें और इसका एक सटीक इलाज करें ताकि आपको बेहतर रिजल्ट देखने को मिले। तो आइए जानते हैं स्टोमेटाइटिस आखिर है क्या। सबसे पहले बात करते हैं कि एटियोलॉजी क्या है, यानी किन किन कारणों से स्टोमेटाइटिस पशुओं में हो जाता है, ताकि आप जब भी पशु मालिक से हिस्ट्री लें तो आपको जानकारी मिले कि आखिर इसने क्या खाया था, क्या वहाँ से आपको पता चलेगा। उसके बाद तो आप किस बीमारी तक पहुँच पाएंगे। सर्वप्रथम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह न तो बैक्टीरियल डिजीज है, न वायरल डिजीज है और न प्रोटोजोआ डिजीज है। तो फिर ये आखिर है क्या, तो इन सब के बारे में आज आपको सटीक जानकारी दी जाएगी। तो बने रहे वीडियो के एंड तक। इसकी एटियोलॉजी के बारे में बात कर लेते हैं कि किन किन कारणों से आखिर यह होता है। साथियों, स्टोमेटाइटिस एक मुंह की बीमारी है, यानी यह केवल मुंह में ही होती है। इसके जैसे यह पशुओं में चोट लगने के कारण होती है, यानी पशु के मुंह में अगर चोट लग जाए तो उसके कारण भी ये स्टोमेटाइटिस हमने देखने को मिलता है। और इसके अलावा अगर पशु चारा खाता है तो चारे में उसके मुंह में कांटा लग जाए या कुछ लोहे का तार चला जाए मुंह में और उस तार अगर मुंह में चुभ जाता है तो उसके कारण भी हमें स्टोमेटाइटिस देखने को मिलता है। और कारणों में सबसे ज़्यादा एक ही कारण हमें से यह ज़्यादा बीमारी होती है, यानी एक ऐसा कारण है जिसके प्रभाव से यह बीमारी ज़्यादा हमें देखने को मिलती है, यानी स्टोमेटाइटिस उसी के कारण ज़्यादा होता है। यानी अगर पशु को ज़बरदस्ती दवा पिलाइए, जब पशु को ज़बरदस्ती दवा पिलाते हैं तो क्या होता है कि कई लोग नाल से दवा पिलाते हैं, कई लोग कांच की बोतल से दवा पिलाते हैं। तो क्या होता है कि जब कांच की बोतल से या लकड़ी के डंठल से आप दवाई पिलाते हैं तो भैंस के मुँह में चोट लग जाती है और उस चोट लगने के कारण पशुओं में स्टोमेटाइटिस हो जाता है। और इन्हीं कारणों से ज़्यादातर पशुओं में हमें देखने को मिलता है। और ऐसे बहुत सारे कारण हैं, जैसे आप अगर पशु को ज़्यादा गर्म पानी पिला देते हो उससे भी पशु की मुंह की म्यूकस मेम्ब्रेन जल जाती है, तो उसके कारण भी हमें स्टोमेटाइटिस देखने को मिलता है। और कई बार यह तारपीन के तेल से भी हो जाती है, यानी स्टोमेटाइटिस तारपीन के तेल से भी हो जाता है। साथ ही अब आपके मन में भ्रम होगा कि तारपीन के तेल से कैसे हो जाता है, तो हम बता देते हैं आपको कि अगर आपने तारपीन का तेल पिलाया और उसमें सरसों की मात्रा कम रखी है और आपने तारपीन का तेल मिला दिया है, अगर ज़्यादा तेल नहीं यूज़ किया और आपने कम ही तेल यूज़ किया और तारपीन का तेल ज़्यादा मिला दिया है, तो उसके कारण क्या होता है, तारपीन का तेल बहुत ही ज्वलनशील होता है और वह मुंह की म्यूकस मेम्ब्रेन को जला देता है। तो उसके कारण भी पशुओं में स्टोमेटाइटिस हो जाता है। अब बात करते हैं, यह तो हुई कारण की बात। अब बात करते हैं कि हमें इसमें सिम्टम्स क्या क्या देखने को मिलेंगे, यानी किन लक्षण के आधार पर हम समझेंगे कि ये स्टोमेटाइटिस ही है। तो आइए जानते हैं इनके लक्षण के बारे में। दोस्तों, इसमें होता क्या है कि जो मुंह की म्यूकस मेम्ब्रेन रहती है, यानी जो मसूड़े रहते हैं, उनमें क्या है कि एकदम से सूजन आ जाती है। यह भी इसके लक्षण है। आप जब मुंह खोल के देखेंगे भैंस का, तो वहाँ पर आप मसूड़ों को देखेंगे तो मसूड़ों में सूजन दिखाई देगी। और सूजन के साथ ही साथ कई बार यह भी देखा गया कि वहाँ पर जो जीभ रहती है यानी टंग रहती है, उस टंग पर भी सूजन आ जाती है। थर्ड लक्षण है इसका कि पशु के मुंह से लगातार लार गिरेगी, यानी लार पानी जैसी लार पूरी तरीके से पशु के मुंह से निकलती रहेगी। और इसी के साथ साथ जब पशु कुछ खाना पीना खाएगा तो उसके क्या है, मुंह में दिक्कत होगी, यानी उसका पूरा मसूड़ा सूजकर भारी भरकम हो जाएगा और वह दर्द करने लगेगी, यानी पेन करने लगेगा। तो पशु क्या करता है कि खाना तो नहीं खाता है, लेकिन वह मुंह को ऊपर नीचे से चबाने की कोशिश करता है। और जब अब उसको पास जाके देखेंगे, जब वो चबाने की कोशिश करता है तो क्या होता है कि वहाँ से चप चप की आवाज़ निकलती है,
यानी वो ऐसे करेगा जैसे उसके मुंह में कुछ है, ऐसा आपको प्रतीत होगा। ऐसी स्थिति में क्या होता है कि पशु खाना पीना बिल्कुल ही बंद कर देता है। और इसके साथ साथ अगर टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर वहाँ पर हाई हो जाता है, क्योंकि अगर कहीं पर सूजन आती है शरीर में, कहीं पर चोट लग जाती है, तो वहाँ पर पशु का टेम्परेचर भी बढ़ जाता है। तो इसमें आपको टेम्परेचर भी पशु का देखने को मिलेगा। साथियों, आपके मन में एक और भ्रम होगा कि हमने जो पहले बीमारियां बताई उनसे इस रोग को अलग कैसे करेंगे। साथियों, सर्वप्रथम बात करते हैं एफएमडी की। अगर पशु को एफएमडी होती है, वहाँ पर हाई टेम्परेचर मिलेगा और वहाँ पर मुंह से लार तो गिरेगी एफएमडी में और मुंह में छाले भी होंगे, लेकिन क्या है कि स्टोमेटाइटिस में पैरों में छाले नहीं होते और एफएमडी में पैरों में छाले होते हैं। वह पशु पैर से लंगड़ा कर चलता है और पशु के केवल मुंह में ही छाले हो, केवल मुंह की म्यूकस मेम्ब्रेन में ही दिक्कत हो, तो समझ जाना कि यह स्टोमेटाइटिस ही है, एफएमडी नहीं है। बात करते हैं पॉइजनिंग के केस में भी हमें ये सारे लक्षण देखने को मिलते हैं। तो साथियों, पॉइजनिंग के केस में क्या होता है कि पॉइजनिंग एकदम से होती है पशु को, और यह क्या है, स्टोमेटाइटिस धीरे धीरे होता है, तो यह पॉइजनिंग से भी आप इसको अलग कर सकते हैं। बात करते हैं लक्कड़ जीभ की। तो साथियों, लक्कड़ जीभ में होता है क्या है कि केवल जीभ अकेली सूजती है और जीभ का अगला भाग सूजता है, सूजन आ जाती है। इसके बारे में हमारे चैनल पर वीडियो बनी हुई, आप चाहे तो वह जाके देख सकते हैं। हमने एक और बताया आप तो रेबीज़, कि रेबीज़ से इसको अलग कैसे करेंगे। तो साथियों, रेबीज़ के बारे में भी हमारे इसमें चैनल पे वीडियो बनी हुई है, आप वह जाकर देख ले तो आपको पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा। अब बात करते हैं इसका ट्रीटमेंट हमें क्या करना है। साथियों, ट्रीटमेंट में आपको सर्वप्रथम इंजेक्शन लगाना है। वहाँ पर मुंह में सूजन है तो सूजन को कम करने के लिए और मुंह में दर्द होता है उस दर्द को निवारण करने के लिए आपको वहाँ पर एक निमोस्लाइड एंड पैरासीटामोल का इंजेक्शन लगाना बेहद जरूरी। तो आप सर्वप्रथम वहाँ पर निमोस्लाइड एंड पैरासीटामोल का इंजेक्शन लार्ज एनिमल में आप 15 ml तक लगा सकते हैं, कहीं किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आती है। इसके साथ ही साथ आपको वहाँ पर इंजेक्शन लगाना है इनरोफ्लॉक्सासिन, यानी आपको वहाँ पर इनरो इंजेक्शन लगाना है। एक एंटीबायोटिक का उपयोग करना है इनरो। आप इनरो का इसलिए हमने बताया क्योंकि इनरो लॉन्ग एक्टिंग इंजेक्शन है। आपको एक बार इनरो लगाने के बाद आप वहाँ पर 3 दिन तक अगर इंजेक्शन नहीं लगाते हैं तो वह एंटीबायोटिक 3 दिन तक काम करती है। तो आप वहाँ पर इनरो इंजेक्शन एंटीबायोटिक लगा दें तो उससे पशु को बहुत ही जल्दी रिलीफ मिलेगा और जो इसके कारण स्टोमेटाइटिस हुआ है वह भी एकदम से आपको रिकवर होता हुआ दिखाई देगा। अगला इंजेक्शन आपको लगाना रहता है वहाँ पर बी कॉम्प्लेक्स। साथियों, बी कॉम्प्लेक्स बेहद जरूरी है यहाँ पर स्टोमेटाइटिस में, क्योंकि वहाँ पर मसूड़ों में सूजन आ जाती है और सूजन के साथ साथ छाले भी हो जाते हैं। तो छालों को ठीक करने के लिए बी कॉम्प्लेक्स से अच्छा कोई इंजेक्शन नहीं है, तो आप वहाँ पर यह लगाना बिल्कुल ना भूलें। आप वहाँ पर अदरवाइज किसी भी कंपनी का बी कॉम्प्लेक्स इंजेक्शन लगा सकते हैं। इसके साथ आपको वहाँ पर उपयोग करना है एक स्प्रे। पशु मालिक को आप लिख कर दे ताकि वह लाकर लगा सके, और अगर आपके पास हो तो आप वहाँ पर दे सकते हैं। आप वहाँ पर टोपिकोरेजी स्प्रे का उपयोग करें। इस स्प्रे का उपयोग करने से क्या होता है कि जो पशु के मुंह में अकड़न है, इस स्प्रे से अकड़न भी दूर होगी और मुंह के चाले भी इससे ठीक हो जाएंगे। तो आप जैसे ही स्प्रे पशु के मुंह में करेंगे तो पशु धीरे धीरे खाना खाने लगेगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखें कि आप पशु मालिक को कह दें कि इसको हमेशा नरम चारा ही डालें। जब तक यह भैंस ठीक नहीं हो जाती तब तक आप नरम चारे का ही उपयोग करें, न कि आप कोई उसको भारी भरकम चारा ना खिलाएं। जैसे आप हरा चारा उसको खिला सकते हैं जो बिल्कुल भी कठोर हो ना हो, वह चारा आप खिलाएंगे तो आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो साथियों, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपके लिए हर एक दिन नई नई वीडियो लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।